Hello everyone, welcome to Safal Batch. This is Monica Dua, your geography faculty. तो आई होप सभी आप बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस जो हैं वो बोर्ड्स के लिए वो भी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी. जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने अपनी ज्योग्राफी की रिवीजन स्टार्ट की हुई है और हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है दैट इज पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन. इस चैप्टर का हमने एक पार्ट 1 कर लिया है. पार्ट 2 यानी लेक्चर 2 आज हम इसको करेंगे, ठीक है, जिसमें हम आगे की बातें करेंगे. उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन भी करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ठीक है. और जहाँ तक है हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर तक हम लोग इसको टोटली कंप्लीट भी कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसका एक प्रैक्टिस टेस्ट भी करेंगे कि कौन कौन से किस किस तरीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो इस पार्ट से पूछे जा सकते हैं. क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग आज पढ़ने क्या क्या वाले हैं. तो सबसे पहले तो जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था उसके कंटेंट को हम लोग एक बार रिकैप करेंगे, रिकैप्चुलेशन करेंगे. लाइक जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे. फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की, जिसमें जो मेजर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के एक दो मेजर जो हैं आपके फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है. फिर हम लोग बात करेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की कि किस किस तरीके से जो है हमारे इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है एनुअली भी और लास्ट 10 ईयर्स में भी, ठीक है. फिर हम लोग बात करेंगे रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ कि जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है सभी एरियाज में, इंडिया के हर पार्ट में जो है एक जैसी नहीं हुई है. कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे एनुअली या लास्ट 10 इयर्स की अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे वो बहुत ज़्यादा हुई है, जबकि वहीं जो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर जो है वो 10% से भी लेस है, जबकि कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है 20 to 25% से भी ज़्यादा हुई है. तो चलिए चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग एक बार बात करते हैं लास्ट क्लास के चैप्टर की जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था. देखो गाइस, जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था पॉपुलेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने बात करी थी कि पॉपुलेशन जो है किसी भी कंट्री के लिए जो उसके पीपल होते हैं वो सबसे प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है. लेकिन अब इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी दैट विल बी अ गुड थिंग. नहीं, वो कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग टॉपिक भी है, एक अलार्मिंग सब्जेक्ट भी है, ठीक है. फिर हम लोगों ने बात करी थी कि हमारे इंडिया में इफ आई टॉक अबाउट द यूपी, यूपी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, ठीक है. स्टेट वाइज अगर मैं बात करूं तो यूपी हमारा सबसे जो है पॉपुलेटेड स्टेट है, फॉलोड बाय आपको पता ही है महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है. अगर मैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखूं तो हमारा इंडिया सेकेंड नंबर पर आता है और चाइना और हमारे इंडियन पॉपुलेशन में अप्रॉक्सीमेटली 1% का डिफरेंस है, ठीक है. हम लोगों ने ये सारी बातें करी थी. इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी डिस्ट्रीब्यूशन की कि कुछ एरियाज हमारे इंडिया के ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था स्पेशली बिहार, यूपी, पंजाब, ठीक है, पंजाब हो गया आपका, हरियाणा हो गया, ठीक है. ये आपके ऐसे एरियाज हैं जहां पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जबकि कुछ एरियाज आपके ऐसे हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है. फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर, फॉर एग्जांपल आपका अरुणाचल प्रदेश. क्लियर? तो हम लोग ये सभी बात कर सकते हैं. फिर हम लोगों ने बात करी थी कि जो हमारी पॉपुलेशन जो डेंसिटी थी, ठीक है, डेंसिटी मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर यूनिट के अकॉर्डिंग जो है एरिया में रहने वाले जो नंबर ऑफ पीपल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, डेंसिटी, जिसमें मैंने आपको दिल्ली के बारे में बताया था. क्लियर? और हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करी थी. क्लियर? तो ये सारा हम लोग कर चुके हैं. आज हम लोग डेंसिटी से रिलेटेड एक बात करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, टोटल पॉपुलेशन एंड नेट कल्टिवेटेड एरिया. अब देखो गाइस, ये ना आपकी बुक में क्या किया हुआ है, ये आपकी बुक में जस्ट ना एक उसके फॉर्म में दे रखा है, जस्ट आपको ये दे दिया और आपको मगअप करना है. बट ये एक्चुअली देखो टोटल पॉपुलेशन तो आपको पता है, आपसे ना जब आप हायर लेवल पे ग्रेजुएशन करोगे तो डेंसिटी निकालनी आएगी. अभी आपको ये निकालनी नहीं है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, बट आपको बस ये समझना है इसमें ये जो नेट कल्टिवेटेड एरिया होता है या ये जो नेट कल्टिवेबल एरिया है, ठीक है, ये क्या होता है ये आपको थोड़ा सा समझना है. उसके बाद फिर ये टॉपिक एंड हो जाता है. कौन से वाला? डेंसिटी वाला. चलो सबसे पहले तो मैं ना यहाँ पे आपको एक बात बताने वाली हूँ, कल्टीवेटेड, ठीक है, कल्टीवेटेड एरिया और कल्टीवेबल एरिया दोनों में बहुत फर्क होता है.
कल्टीवेबल एरिया, ठीक है, कल्टीवेटेड एरिया और कल्टीवेबल एरिया, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, कल्टीवेटेड एरिया वो एरिया है जो कल्टीवेटेड है, मतलब आप उस पर कल्टीवेशन कर रहे हो। कल्टीवेबल एरिया आपका जो है वो एरिया है जो जिस पे आप कल्टीवेशन कर सकते हो सकता है कुछ पार्ट जो है वो अभी कल्टीवेटेड नहीं हुआ है, ठीक है। पहले तो आपको ये समझ में आया, इफ आई टॉक अबाउट कल्टीवेटेड, ठीक है, तो कल्टीवेटेड एरिया जो है वो है जिस पे आप कल्टीवेशन कर रहे हो, ठीक है, और कल्टीवेबल वो है जिस पे आप कल्टीवेशन कर सकते हो बट हो सकता है अभी के लिए आप उसके ऊपर कल्टीवेशन ना कर रहे हो। अब आप सोचोगे मैम ऐसे कौन से एरियाज होते हैं, तो चलो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी याद हो, 10th क्लास में एक टॉपिक आया था, ठीक है, यूजेस ऑफ लैंड, ठीक है, लैंड एज अ रिसोर्स में हम लोगों ने बात करी थी यूजेस ऑफ लैंड, ठीक है, हमने किसकी बात करी थी, यूजेस ऑफ लैंड, ठीक है। तो यूजेस ऑफ लैंड में आप लोगों को याद होगा हम लोग बात की, आप लोगों ने एक बार रिवाइज भी किया होगा अपने 10th में, थोड़ा सा मैं अभी आपको रिवाइज कराऊंगी तो आपको याद आ जाएगा, ये उसी को ही कनेक्ट करेगा जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। क्या, कल्टीवेबल एरिया और कल्टीवेटेड एरिया, जिसमें हम नेट सोन एरिया की बात करेंगे, करंट फैलो लैंड की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको याद है कुछ तो लैंड का पार्ट होता है जो फॉरेस्ट के लिए जरूरी होता है, मतलब उस पे फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। कुछ आपका जो पार्ट होता है लैंड का वो कैसा होता है, वो बैरन लैंड होती है। बैरन मतलब उसके ऊपर जो है आप कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते हो, क्लियर। कुछ आपका जो लैंड का पार्ट होता है वो ऐसा होता है जो जिसके ऊपर क्या है, हो सकता है पहले कल्टीवेशन होती थी लेकिन अब नहीं होती है क्योंकि उसके ऊपर बिल्डिंग्स बन गई हैं, रोड्स बन गए हैं, तो यानी वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज हो चुका है। किसके लिए यूज हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो यूज हो चुका है, क्लियर, समझ आ रही है बात, ठीक है। ये तो हो गया आपका वो लैंड, ठीक है, जो जिसपे आप कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते हो क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है लैंड। लैंड फॉरेस्ट होना बहुत मैंडेटरी है, आपको भी पता है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे आप मेरे को ना फॉरेस्ट से मुझे एक क्वेश्चन याद आया, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अभी एट प्रेजेंट इंडिया की टोटल लैंड का कितने % एरिया जो है फॉरेस्ट लैंड कवर में आता है, और ये क्या 33% एरिया से ज्यादा है या कम है। चलिए, बैरन लैंड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो गया कुछ, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आपके बिल्डिंग हो गए, रोड्स हो गए, इन सब के से रिलेटेड, ठीक है, बिल्डिंग हो गए, रोड्स हो गए, इनसे रिलेटेड हो गया, क्लियर। उसके बाद फॉरेस्ट हो गया, बैरन लैंड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्लियर। इसके अलावा जो है आपकी लैंड के और भी यूजेज होते हैं। कैसे यूजेस होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, हमारी एक लैंड होती है, जैसे आप लोगों ने कभी नोटिस भी किया होगा, आप लोग कभी घूमते फिरते जा रहे होगे तो आपने आसपास देखा होगा कि घर होते हैं, घरों के साइड में ऐसे खाली जमीन छोड़ी हो रही है, उसके ऊपर ना कुछ कल्टीवेशन भी नहीं हो रही है, ठीक है, और अपने आप नेचुरली उसके ऊपर कुछ एक ट्रीज जो हैं वो ग्रो कर गए हैं और मिसलेनियस क्रॉप्स उसके ऊपर ग्रो हो रही है, ठीक है। तो ऐसी लैंड को क्या कहते हैं, लैंड फॉर मिसलेनियस क्रॉप्स, लैंड फॉर मिसलेनियस, स्पेलिंग्स को आप इग्नोर कर देना, ठीक है, लैंड फॉर मिसलेनियस क्रॉप्स, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया, तो ऐसी लैंड भी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, और आप लोगों ने कुछ ऐसी लैंड भी देखी होगी, यस। एक होती है आपकी फेलो लैंड, कौन सी लैंड होती है, फेलो लैंड, ठीक है। अब ये फेलो लैंड क्या है, फेलो लैंड तो क्या है, ध्यान से समझना, ये वो लैंड है अब जिसके ऊपर आप कल्टीवेशन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कल्टीवेशन कर सकते हो। अब ये भी दो तरीके की होती है, फेलो लैंड अगेन आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो होती है आपकी करंट फेलो लैंड, एक होती है आपकी करंट फेलो लैंड, और एक होती है आपकी अदर देन करंट फेलो लैंड, other than current fellow land, क्लियर। अब आप सोच रहे होगे कि मैम आप हमें ये क्यों बता रहे हो, ऐसा क्या है, तो देखो करंट फेलो लैंड अदर देन करंट फेलो लैंड, इसमें ना बहुत फर्क है। कैसे बहुत फर्क है, देखो करंट फेलो लैंड वो होती है जिस लैंड के ऊपर कल्टीवेशन हो सकती है बट अभी उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया है फॉर लेस देन 1 ईयर, तो यानी मैं करंट फेलो लैंड के लिए क्या बोल सकती हूँ, करंट फेलो लैंड इज द लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर लेस देन 1 ईयर, विच इज लेफ्ट
आई कैन से, मैं इसको और अच्छे से नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के दिखाती हूँ। करंट फेलो लैंड जो है विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, ठीक है, अनकल्टिवेटेड, ठीक है, फॉर लेस देन 1 ईयर, फॉर लेस देन 1 ईयर। समझ आ रही है आपको ये बात, ठीक है, फॉर लेस देन 1 ईयर, यानी इसके ऊपर कल्टीवेशन हो सकती है और अभी हुई, मतलब अभी 1 साल से कम टाइम हो गया, अभी इसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं हुई है, ठीक है। और अदर देन करंट फेलो लैंड कौन सी होती है? अदर देन करंट फेलो लैंड, ठीक है, ये आपकी वो लैंड होती है, इसको आप ऐसे मार्क कर सकते हो, इसको आप ऐसे मार्क कर सकते हो, ठीक है। अदर देन करंट फेलो लैंड आपकी वो होती है विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 ईयर, यानी जिन्हें 1 से ज्यादा और 5 साल से कम के लिए जो है अनकल्टिवेटेड लेफ्ट किया गया है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि मैम ये तो वो लैंड है जिसके ऊपर हम लोगों ने अभी 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन वो अभी अनकल्टिवेटेड है, ये वो लैंड है जो 1 ईयर से ज्यादा हो चुका है लेकिन अभी 5 ईयर से कम हुआ है, और ऐसी जो लैंड है अभी तक अनकल्टिवेटेड है वो आपकी क्या है? अदर देन करंट फेलो लैंड है। तो फिर ऐसी लैंड किसके अंदर आएगी? जिसको 5 साल से ज्यादा हो चुका है और उसको अभी तक कल्टीवेट नहीं किया गया है, तो ऐसे को बोलते हैं आप लोग कल्चरेबल वेस्ट लैंड। क्या बोलते हैं हम लोग? कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है। अब मैंने आपको क्यों बताया, इसके अलावा एक और एक चीज होती है दैट इज योर नेट सोन एरिया। क्या होता है आपका? नेट सोन एरिया। अब आप सोच रहे होगे ना कि मैम ये बहुत अजीब लग रहा है, तो देखो ये टर्म्स अभी आप समझो, फिर मैं आपको बताऊंगी। क्या बताऊंगी मैं आपको? ये जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला जो फॉर्मूला है नेट कल्टीवेटेड एरिया और कल्टीवेबल एरिया, इसकी फॉर्मूलाज के अंडर जो है क्या क्या जो चीजें हैं वो आएंगी। नेट सोन एरिया आएगा कि इसके अंदर क्या आएगा, तो तभी आपको ये समझ में आएगा ना। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। चलिए, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, यस हम लोग बात कर रहे थे नेट सोन एरिया। तो द लैंड विच इज कल्टीवेटेड, द लैंड विच इज कल्टीवेटेड at least once in a year, at least once in a year is called ठीक है, is called net zone area, ठीक है। तो जिस एरिया के ऊपर, जिस लैंड या एरिया के ऊपर जो है कम से कम साल में एक बार तो, ठीक है, क्या की गई है? कल्टीवेशन की गई है, उसको आप क्या बोलोगे? नेट सोन एरिया। अब देखो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा यार हमारी जो लैंड है, कुछ लैंड ऐसी है जिसके ऊपर फॉरेस्ट है, ठीक है, कुछ लैंड ऐसी है जो बैरन लैंड है, उसके ऊपर कल्टीवेशन हो ही नहीं सकती है, कुछ लैंड ऐसी है जिसके ऊपर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, तो अब ये तो है नहीं ना कि उसको गिरा के और फिर हम कल्टीवेशन करेंगे, नहीं, तो वो तो अवेलेबल ही नहीं है लैंड के लिए। अच्छा, कुछ लैंड ऐसी है जिसको 5 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक हम उसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं हुई है, जो मैंने आपको क्या बताया है? कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, ठीक है। कुछ लैंड ऐसी है जो 1 ईयर से ज्यादा हो चुका है उसके ऊपर लेकिन अभी 5 ईयर से कम ईयर का टाइम हुआ है, तो ऐसी जो लैंड है वो आपकी क्या है? अदर देन करंट फेलो लैंड है। और कुछ लैंड आपकी ऐसी है जिसे अभी 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है एंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, ठीक है। तो अब जो बाकी बची कुची जमीन हमारे पास बचती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं? कल्टीवेशन करते हैं, उसी में ही ये टर्म आती है नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया वो एरिया होता है या वो लैंड होती है जिसके ऊपर साल में कम से कम एक बार तो कल्टीवेशन हुई है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे भी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन, मैम अगर साल में ऐसी लैंड भी होती है जिसके ऊपर हम लोग 2-2 3-3 क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं, यानी 2 बार भी कल्टीवेशन करते हैं, 3 बार भी करते हैं, तो फिर उस एरिया को क्या बोलेंगे? तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं उसका आंसर भी बताऊंगी। क्यों? क्योंकि ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है। अब आप सोचोगे कि मैम ये टर्म्स हमने पढ़ तो लिया है, अब इसका यूज कहाँ पर है? तो देखो यूज पता है कहाँ पर है, आपको बस थोड़ा सा याद रखना है। क्या? मैं बताती हूँ आपको। जो आपका ये नेट सोन कल्टीवेटेड एरिया होता है ना, या मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। नेट जो कल्टीवेटेड एरिया होता है
इसके अंदर आपका नेट सोन एरिया आता है प्लस करंट फेलो लैंड आती है। कौन सी आती है? करंट फेलो लैंड। आप तो क्लियर हो गया होगा। नेट सोन एरिया कौन सा? जिस लैंड के ऊपर हमने साल में कम से कम एक बार तो एग्रीकल्चर करी है वो, प्लस ऐसी लैंड अभी उसको अभी 1 ईयर नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी वो अनकल्टिवेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके की जो लैंड एरियाज होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? नेट कल्टिवेटेड एरिया। लेस देन 1 ईयर है ना, अभी 1 साल तो हुआ नहीं है, हो सकता है जितना टाइम बचा हुआ है उसमें उसके ऊपर कल्टिवेशन हो जाए। क्लियर? तो ये होता है आपका नेट कल्टिवेटेड एरिया। यहां तक समझ आया आपको? अब एक मैंने आपको बताया नेट कल्टिवेबल एरिया, मतलब जिस पे कल्टिवेशन की जा सकती है, यानी इसके अंदर ये इंक्लूड होता है, क्योंकि भाई ये वो एरिया है जिस पे कल्टीवेशन की जा सकती है। यानी एक तो एट प्रेजेंट जिसमें हो रही है, प्लस कुछ लैंड ऐसी भी तो अभी मैंने आपको बताई है ना जो खाली छोड़ दी गई है, उसके ऊपर कल्टीवेशन हो सकती है बट अभी नहीं की जा रही है। तो वो सारी लैंड किसका पार्ट बनेंगी? नेट कल्टिवेटेड एरिया का पार्ट बनेगी। यानी मैं क्या कह सकती हूँ? मैं ये बोल सकती हूँ कि नेट कल्टिवेटेड एरिया के अंडर जो है आपका ये पूरा आएगा, नेट सोन एरिया भी आएगा, ठीक है, आपका करंट फेलो लैंड भी आएगा करंट फेलो लैंड, आपका अदर देन करंट फेलो लैंड भी आएगा, अदर देन करंट फेलो लैंड ये भी आएगा। क्लियर? और इसके साथ साथ जो है मैंने आपको मिसलेनियस क्रॉप्स बताई थी ना, ठीक है ना, वो भी आएंगी, जो मिसलेनियस जो क्रॉप्स अपने आप नेचुरली ग्रो कर जाती हैं वो भी सब आएगा। क्लियर? तो ये सारा एरिया जो है वो कल्टीवेबल के अंडर आएगा, जबकि कल्टीवेटेड में आपका क्या आएगा? नेट सोन एरिया प्लस करंट फेलो लैंड। तो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और पॉपुलेशन इंक्लूड्स कल्टीवेटर्स। अच्छा हाँ, एक चीज और, इसमें हम टोटल पॉपुलेशन लेते हैं और इसमें हम लोग एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन लेते हैं। अब देखो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो देखो इंडिया में जो इसका डेटा है ना वो अलग अलग है। कई जगहों पे आपको इसका 50% मिलेगा, कहीं 53 मिलेगा, कहीं 56 मिलेगा। तो आप इसको एक अप्रॉक्स डेटा ले सकते हैं लाइक 50% के आसपास, ठीक है। क्लियर? वैसे आपसे इसके ऊपर बेस कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाने वाले हैं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। अगर ये वर्ड लिखा गया है कल्टीवेटेड एरिया और ये वर्ड लिखा है कल्टीवेबल एरिया, तो आपको पता होना चाहिए ना भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। तो नाम से ही पता चल रहा है कल्टीवेटेड एरिया वो है जिस पे कल्टीवेशन अभी एट प्रेजेंट की जा रही है, कल्टीवेबल वो है यानी ऐसी लैंड जो इसके ऊपर कल्टीवेशन हो सकती है बट अभी नहीं की जा रही है। क्लियर? ठीक है। और वो मैंने आपको सारा क्लियर कर ही दिया, ठीक है, कि हमारी कुछ जो लैंड होती है वो फॉरेस्ट के लिए है, उसमें उसको तो हम नहीं काट सकते हैं। बैरन लैंड है उसके भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाली लैंड है उसके ऊपर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो और मिसलेनियस क्रॉप्स के लिए कुछ लैंड जो होती है वो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे होता नहीं है, आपने यहाँ पे कई बार बच्चों को दिक्कत होती है कि मैम ये कौन सी लैंड होती है, तो इसका एक और मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कई बार होता नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा रूरल एरियाज में काफ़ी होता है कि भाई चलो यार ये प्लॉट है अभी इस कंट्री साइड पे होता है, खाली छोड़ देते हैं, कल को इसके प्राइस बिकेंगे तो इसको क्या करेंगे? बेच देंगे, है ना। अब उसके ऊपर एग्रीकल्चर भी नहीं हो रही है, खाली लैंड वो पड़ी हुई है, अब कई सालों तक वो खाली पड़ा हुआ है, तो ऐसे में वो अपने आप क्रॉप्स ग्रो कर जाएंगी, तो वो होगी लैंड फॉर मिसलेनियस क्रॉप्स, ठीक है। और आई गेस ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सॉरी, फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड, अदर देन करंट फैलो लैंड, ठीक है। फैलो लैंड वो होती है जिसके ऊपर कल्टीवेशन की जा सकती है। फैलो लैंड आपकी कौन सी होती है? द लैंड विच कैन बी कल्टिवेटेड, विच कैन बी कल्टिवेटेड, ठीक है, जिसको आप कर सकते हो कल्टिवेटेड, लेकिन अभी नहीं की जा रही है। विच कैन बी कल्टिवेटेड अभी नहीं की जा रही है। क्लियर? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने आपको बता ही दिया। और हाँ, यहाँ पे मेरे को आंसर देना उसका जो मैंने आपको बताया है, जिस लैंड के ऊपर 1 से ज़्यादा साल तक होती है। अब हम बात करेंगे किसकी? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की। तो देखो मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पहले तो आप ग्रोथ का मतलब समझो कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। तो देखो गाइस, ग्रोथ का मतलब होता है जब नंबर में चेंज आता है, ठीक है। ग्रोथ मतलब चेंजेस आना। चेंजेस देखो, या तो लोग पैदा हो रहे हैं या मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन में तो चेंज आएगा ना। या तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी या कम होगी या स्टेबल रहेगी, तो कुछ ना कुछ तो चेंज रहेगा ही। तो वो जो चेंज होता है, चेंज इन द नंबर, वो जो चेंज है,
चेंज इन द नंबर, ठीक है, चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया टुगेदर बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर, यानी अब कितनी जो है पॉपुलेशन थी तब कितनी हो गई है, तो वो जो चेंज हुआ, ठीक है, वो चेंज जो है वो क्या कहलाता है, आपका नंबर कहलाता है, ठीक है, सॉरी वो ग्रोथ कहलाता है। अब ये जो होता है ये हम परसेंटेज में किसमें एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज में। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेता है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट या क्या है, तो आप ध्यान रखना परसेंटेज है, क्लियर। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि अभी इंडिया की पॉपुलेशन 100 है, ठीक है, लास्ट ईयर सॉरी इंडिया की पॉपुलेशन 100 थी, इस साल इंडिया की पॉपुलेशन 110 हो गई है, तो इंडिया की पॉपुलेशन में 10% का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, क्लियर। तो वो एक चीज़ है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आपका ग्रोथ कहलाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ हैज 2 कंपोनेंट्स, नेचुरल एंड इंड्यूस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये कह रहा है जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है ना, ध्यान से समझना, हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है इसके ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। कौन से 2 फैक्टर्स, एक तो होता है नेचुरल, एक क्या होता है नेचुरल, और एक होता है इंड्यूस्ड, एक क्या होता है इंड्यूस्ड, क्लियर। एक तो क्या होता है नेचुरल और एक क्या होता है आपका इंड्यूस्ड। अब नेचुरल में आपका क्या आता है, नेचुरल में आपकी बर्थ रेट आती है और आपकी क्या आती है, डेथ रेट आती है, यानी बर्थ और डेथ आती है, क्या आती है, बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, मतलब पॉपुलेशन चाहे बढ़ रही है चाहे कम हो रही है, ग्रोथ का मतलब ना, पहली बात तो ये मत समझना सिर्फ बढ़ना होता है। देखो अभी बताया ना, ग्रोथ का मतलब है पॉपुलेशन में चेंज आना, नंबर ऑफ पीपल के अंदर चेंज आना, या तो वो ज्यादा होंगे या वो कम होंगे, ठीक है। तो पहले तो आप ये ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल मत कंफ्यूज होना कि मैम ग्रोथ का नंबर मतलब सिर्फ पॉजिटिव मतलब बढ़ना ही होगा, नो, ठीक है, वो बढ़ना और घटना दोनों हो सकता है, क्लियर। दूसरा वो कह रहा है कि पॉपुलेशन के बढ़ने या घटने के जो चेंज होता है, चेंज होने के कितने रीजंस होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स, आपको ये ध्यान करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर। 2 फैक्टर्स होते हैं, एक नेचुरल फैक्टर होता है और एक इंड्यूस्ड होता है, क्लियर। अब नेचुरल में भी क्या आता है, नेचुरल में आती है आपकी बर्थ रेट और डेथ रेट, ये देखो ना, ये लिखा हुआ, natural growth is analyzed by assessing the crude birth and death rates। यही बात ही, ये सब आपके एनसीईआरटी की वर्डिंग्स है, ये मैंने कोई अपने आप से नहीं लिखा, ये जितनी भी चीजें मैं आपको करा रही हूँ ये सिंपली एनसीईआरटी की वर्डिंग्स है, तो आप इन्हीं को ही ध्यान से समझो, क्योंकि आपका जो पेपर रहेगा ना डोमेन का, मैं आपको बता देती हूँ। देखो मैंने अभी भी सीयूईटी का एक बैच कराया था, ठीक है, जो अभी इस देखो सीयूईटी ना आपको पता ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अब सेकेंड टाइम मतलब इसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है, इससे एक ही बार हुआ है, वैसे सीयूईटी अब तीसरी बार हो रहा है, ठीक है। तो अब इस बार जो फर्स्ट टाइम हुआ था तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर फ्रॉम एनसीईआरटी, तो डरने की तो 1% बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरा क्या था ना, कुछ क्वेश्चंस आपके पैसेज बेस्ड थे, पैसेज दिया उसमें से क्वेश्चंस है, डायरेक्ट आंसर नहीं है, पहले ही आपको बता देती हूँ मैं, डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट आंसर के लिए मतलब थोड़ा सा अलग होंगे आंसर्स, तो उसके लिए आपको थोड़ा बियॉन्ड ऑफ मतलब थिंकिंग सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि नेचुरल जो ग्रोथ होती है इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, और जो इंड्यूस्ड होता है ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट, मतलब लोगों का आना और जाना, और आना और जाना क्या कहलाता है बताओ, ज्योग्राफी में आपको बहुत अच्छे से पता है, और इनफैक्ट मेरे ख्याल से नेक्स्ट चैप्टर भी उसी से रिलेटेड है, माइग्रेशन, है ना, ठीक है। तो यानी जो इंड्यूस्ड जो फैक्टर है उसमें मैं क्या बोल सकती हूँ, माइग्रेशन बोल सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ, माइग्रेशन। क्लियर हो गया इतना आपको कि तो हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक नेचुरल फैक्टर होता है और एक आपका इंड्यूस्ड फैक्टर होता है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, ये पूछ लेगा कि involvement inward and outward movement of people is which kind of factor of population growth। 4 ऑप्शन दे देगा उसमें, एक आपका नेचुरल होगा, एक इंड्यूस होगा, 2 और टिपिकल से वर्ड निकाल के दे देगा, तो अब ध्यान रखना क्या कहलाएगा, वो इंड्यूस, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वो बर्थ रेट और डेथ रेट के एस्पेक्ट में पढ़ेंगे कि कब बर्थ रेट ज़्यादा है, कब डेथ रेट ज़्यादा हुई है, और फिर इंड्यूस के एस्पेक्ट में भी पढ़ेंगे, बट इंड्यूस का आपके उसमें डेटा नहीं दिया हुआ, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करने वाले हैं, हाँ, तो मैंने अब देखो, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया ओवर द लास्ट 1 century मतलब 100 years has been caused by annual birth rate and death rate and the rate of migration। देखो आ गया ना तीनों फैक्टर्स, कि हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर है। उसने नेचुरल और इंड्यूस के दोनों मतलब के दोनों के जो फैक्टर्स थे उनको मिला दिया। तो नेचुरल के 2 फैक्टर्स थे, कौन कौन से, बर्थ रेट और आपका डेथ रेट, और इंड्यूस का एक बताया था माइग्रेशन। तीनों को मर्ज कर दिया, क्या कहलाया, कह रहा है इसी के ऊपर हमारे इंडिया की जो ग्रोथ रेट हुई है वो डिपेंड करती है। अब हमने अलग अलग ट्रेंड देखा है, तो ये 4 ट्रेंड है। देखो, एक है फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। अब देखो ये क्या कह रहा है, पहला फेज 1, देखो फेज 1 कह रहा है स्टेशनरी, अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा बता देती हूँ। कह रहा है कि ना क्या देखा हम लोगों ने, पिछले 100 ईयर्स की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, 100 ईयर्स की। तो यानी ये जो स्टेशनरी फेज था ये था आपका 1901 से लेकर 1921, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रही है वो स्टेशनरी रही है। स्टेशनरी मतलब स्टेगनेंट, स्टेबल, ना ज़्यादा ना कम, जितनी बढ़ी उतनी कम हो गई, इसलिए स्टेबिलिटी रही है। क्लियर। उसके बाद है स्टीडी, स्टीडी मतलब थोड़ी सी बढ़ना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और ये आपका कब से कब तक था, 1921 से 51। क्लियर। उसके बाद जो है फेज 3, एक्सप्लोजन, ब्लास्ट हो गया एकदम। ब्लास्ट होने का मतलब ये नहीं है कि कहीं पर ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट होने का मतलब ये है कि एकदम से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। और ये कब हुई है, हमारी आज़ादी के बाद, 51 से 81। इसके अभी हम रीज़न भी पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पे पॉपुलेशन नॉर्मल रही है, यहाँ पे बढ़ी है पर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, यहाँ पे एकदम एक्सप्लोजन आ गया है। और ये है स्लोइंग डाउन फेज। स्लोइंग डाउन फेज आपका है 1981 से लेकर टिल डेट, आप कह सकते हो। स्लोइंग डाउन को आप क्या कह सकते हो, 1981 से लेकर टिल डेट कह सकते हो। वैसे ये आपकी जो बुक में डेटा दे रखा है ना, वो आप ध्यान रखना, 2011 की सेंसस का डेटा दे रखा है और आपको उसी का याद रखना है। आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अभी इंडिया की 16th नंबर की सेंसस होने वाली है। होनी तो 21 में थी, बट क्यों, बिकॉज ऑफ कोविड उसको 23 और 24 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, तो अभी उसके कोई ऑफिशियल डेटास नहीं आए हैं। सो वी हैव टू फॉलो द डेटास ऑफ 2011 सेंसस। क्लियर। चलो आगे आते हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि स्टेशनरी फेज क्या था, स्टीडी क्या था, एक्सप्लोजन क्या था, स्लोइंग डाउन क्या था। क्लियर। तो ये आपको समझ में आया, ये आप याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फेज 1 की, जो कि किसकी बात कर रहा है, फेज 1 आपकी बात कर रहा है स्टेशनरी है। स्टेशनरी मैंने अभी आपको बताया क्या रहेगा, नॉर्मल, ना ज़्यादा ना कम। तो कह रहे दिस पीरियड वॉज फ्रॉम 1901 to 21, ये तो अभी आपको मैंने बताया। कह रहा अब रीजन क्या थे, क्यों ऐसा हुआ है कि पॉपुलेशन बढ़ी। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि बच्चे नहीं पैदा हुए होंगे, सिंपल सा सोचो भाई, बच्चे तो पैदा हुए हैं लेकिन उतने ही अगर कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो लोग भी मरे हैं, तो वही चीज़ रही है। अच्छा एक चीज़ और आपको, आई गेस बिकॉज यू आर ए ज्योग्राफी स्टूडेंट, तो मुझे आप लोग ना एक बार कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि क्या आपको बेसिक्स क्लियर हैं ज्योग्राफी के, लाइक बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए डेथ रेट ही आपकी मोर्टालिटी रेट होती है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है फर्टेलिटी रेट, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताना एक बार कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इनमें इन जो भी ये यूनिट्स हैं इनमें अगर डाउट है तो आप मुझे बताना, फिर मैं इसके लिए आपके लिए एक अलग से एक लेक्चर अलग से बनाऊंगी, ताकि आपको सिर्फ वो जो बेसिक चीज़ें वो आपको पता रहे। क्लियर। तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। ओके। अब ऐसा क्या रीज़न था, तो कह रहे ड्यूरिंग दिस पीरियड रेट वॉज वेरी लो, मतलब बहुत धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही थी। इवन रिकॉर्डिंग अ नेगेटिव ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ कैसे होती है, देखो आपको पता है पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है, ठीक है, वो यही तो होती है ना। पॉपुलेशन अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो वो यही तो होती है ना, डेथ रेट माइनस, सॉरी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट।
यही होती है ना। तो कह रहे हैं नेगेटिव ग्रोथ भी आई है। नेगेटिव तो तभी आई होगी ना जब डेथ रेट यहाँ पे ज्यादा हुई होगी। सोचने वाली बात है, मैथ्स को भी अगर आप देखोगे तो जब ये वाला नंबर बढ़ा रहा होगा तभी तो यहाँ पे ऐसा ये वाला नंबर ज्यादा होगा इस वाले नंबर से, तभी तो क्या है ये नेगेटिव आया होगा। तो यानी एक टाइम ऐसा भी आई है कि डेथ बहुत ज्यादा हुई है और बर्थ उसके कंपेरेटिवली कम हुआ है, ठीक है। तो नेगेटिव भी आया है और वो कब आया है, 1911 से 21 के बीच में। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। इलिटरेसी ऑफ पीपल, देखो मैं आपको बताती हूँ, आप सुनना मेरी बात। रीजन आप थोड़ा सा ना हिस्ट्री को कनेक्ट करो। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, ज्योग्राफी इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट। ज्योग्राफी या सोशल का कोई भी अगर मैं सब्जेक्ट लूँ, चाहे वो पोल साइंस लूँ, चाहे वो मैं हिस्ट्री लूँ, ठीक है, चाहे वो मैं ज्योग्राफी लूँ, ऑल द सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। अब देखो ये हिस्ट्री को कनेक्ट कर गया, सोचो, दिमाग लगाओ, 1901 और 21 के टाइम पर पहले ये बताओ, क्या पब्लिक फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा थी? नहीं। क्या हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड था? नहीं, पहली बात। दूसरा रीजन समझिएगा, इसके रीजन सुनिएगा, यहां पे मैं इसके रीजन लिखती हूं। रीजन क्या थे, रीजंस लिख देती हूं। इतनी पुअर आपकी क्या थी, पुअर आपकी हेल्थ सर्विसेज थी, ठीक है, कि जो हेल्थ सर्विसेज थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है। दूसरा सुनिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ चलिएगा। मेजर वॉर हुआ था, कौन सा वॉर हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, याद आया किसी को? 1914 से 18 के बीच में, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 18 के बीच में, याद आया। और इसी टाइम पर ही याद होगा आपको बहुत सारे एपिडेमिक्स भी फैले थे, कोरोना जैसे तो नहीं, मतलब कोरोना नाम का तो कोई नहीं, लेकिन हाँ कुछ इसी तरीके के बहुत एपिडेमिक्स फैले थे, जैसे आपका स्मॉल पॉक्स आया था, इन्फ्लुएंजा आया था, ठीक है, और एक पर्टिकुलर प्लेग भी आया था, ठीक है। तो वो इस तरीके के आपके एपिडेमिक्स आए थे। तो ये सारे रीजंस थे, ठीक है, जिसकी वजह से एपिडेमिक्स, ठीक है, तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से जो है, और स्पेशली देखो इस टाइम पर 11 से 21 के बीच में, क्यों? क्योंकि अगर मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करूँ तो वो देखो 14 से 18 के बीच में हुआ था। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इस टाइम पर पॉपुलेशन इतनी जितनी बड़ी है उतनी मतलब जितने लोग पैदा हुए हैं उतने मरे भी हैं, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ ही अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है। अब कोई बीमार है तो वहाँ पे भाई मेडिसिन कैसे पहुँचाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि मैम इंडिया तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व ही नहीं था, तो फिर इंडिया की पॉपुलेशन क्यों स्टेगनेंट रही है? क्योंकि हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं ना। तो देखो भाई मैं एक बात बताऊँ, इंडिया डायरेक्टली बेशक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन आपको याद होगा इस टाइम पे हम लोग क्या थे, सबऑर्डिनेट थे ब्रिटिशर्स के, है ना, क्लियर। तो हम लोग जो है इनडायरेक्टली ब्रिटिश आर्मी की तरफ से हम लोग लड़े थे, ठीक है। चलिए बैक टू द पॉइंट आते हैं, वरना हम हिस्ट्री में चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग सेकेंड फेज की बात करते हैं। अब पॉपुलेशन बढ़ी है, कौन सा फेज है ये आपका? 1921 से 51 एंड ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन। अब क्या हुआ है, थोड़ा सा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से बर्थ रेट सही तो है, बट आपकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो कहीं ना कहीं क्या हुई है, कम हो गई है, ठीक है। एट द सेम टाइम बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। अब सीधी सी बात है, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो भाई जहाँ पे जो भी बीमार है, कोई एपिडेमिक आ रही है, कोई डिजास्टर आ रही है, तो आप इजीली क्या करोगे, पहुंचा पाओगे चीजें, सामान, मेडिसिन, सर्विसेज, एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद है क्रूड बर्थ रेट रिमेन्ड हाई। बर्थ रेट ऊंची है, बर्थ रेट ऊपर है, ठीक है, बट लीडिंग टू द हायर ग्रोथ रेट। और इसके कंपेरेटिवली क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज आ गई है, तो डेथ रेट अब हमारी कंट्रोल में आ गई है। तो यानी ये तो इंप्रूव हो रही है, साथ साथ ये कंट्रोल में आ गया है। तो इस वजह से ये क्या है, बर्थ रेट ज्यादा है, तो पॉपुलेशन क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है, हायर ग्रोथ रेट है, ठीक है, देन द प्रीवियस फेज, पिछले फेज के कंपेरेटिवली 1901 से 21 के कंपेरेटिवली जो है इस टाइम पे हमारी ग्रोथ रेट ज्यादा रही है, ठीक है। दिस इज इंप्रेसिव एट द बैकड्रॉप ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1920s एंड वर्ल्ड वॉर 2। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, फिर से थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, 10th क्लास को थोड़ा सा याद करो, आप लोगों ने पढ़ा होगा अमेरिका की कौन सी सबसे बड़े स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी इस टाइम पे 1929 से 39 के बीच में, कौन सी, याद कीजिए, आपकी ग्रेट वॉल स्ट्रीट ऑफ एक्सचेंज,
याद आया है ना? तो ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, यूएस में बहुत सारे लोग बैंकरप्ट हो गए थे और उस ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर आया था। थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री को याद करो, है ना? तो ये सारी चीज़ें भी हुई थी, बट स्टिल कहीं ना कहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट वगैरह इंप्रूव होने की वजह से जो है बर्थ रेट जो है वो बेटर रही है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, इस वाले फेज को बोला गया स्टीडी। ठीक है, स्टेडी मतलब ठीक है, नॉर्मल बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। आगे हम बढ़ते हैं, एक्सप्लोजन हो गया है। अब एक्सप्लोजन कैसे हुआ है? रैपिड फॉल इन द मोर्टेलिटी रेट। अब एकदम से हमारी जो ये कौन सी थी, ऐसा था ना, हम ऐसे बढ़ रहे थे, हमारी ये जो डेथ रेट है एकदम इसमें रैपिड फॉल आ गया है। एकदम डेथ रेट में क्या आ गया है? रैपिड फॉल आ गया है। द एवरेज एनुअल ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखना कि 1951 से 81 के बीच में हमारी जो एनुअल ग्रोथ थी वो 2.2% थी। 2.2% एनुअल ग्रोथ। तो अगर मैं इसको डिकेडल ग्रोथ में देखूं, डिकेडल मतलब आपका जो लास्ट 10 ईयर्स में ग्रोथ हुई है, तो ये लगा लो आप कहीं 20% से भी ऊपर पहुंच जाएगा, है ना? क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं। ओके, तो इस टाइम पे मोर्टेलिटी रेट एकदम से नीचे हो गई है, ठीक है, और हमारी जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 2.2% हो गई है। इट इज द पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो अब रीजन सुनो कि एकदम से एक्सप्लोजन क्यों हुआ है। तो यहाँ पे ना आपसे क्या होगा, ये पैसेज देख के आपसे रीजन पूछेगा। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर, क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो है एकदम से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। तो सबसे बड़ा रीजन तो है हमारी इंडिपेंडेंस। आपको पता है हमारा इंडिपेंडेंस जो रही है वो क्या रहा है? ब्लडी पार्टीशन रहा है। पता है ना आपको ये सारी चीज़ें, हिस्ट्री में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो पार्टीशन था वो ब्लडी पार्टीशन था। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कितने लोग माइग्रेट हुए थे। मूवीज़ भी देखी होंगी आप लोगों ने, बनी है गदर मूवी, कितना अच्छा एग्जाम्पल है इस मूवी का। ठीक है, चलिए, दैट डेवलपमेंट एक्टिविटीज वर इंट्रोड्यूस। अब हम जैसे ही आज़ाद हुए तो आपने थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री को भी कनेक्ट, देखो यार ज्योग्राफी अकेले नहीं पढ़ाई जा सकती, ये बात ध्यान रखना, बीच में कहीं ना कहीं पॉलिटी और हिस्ट्री कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 1% ये मत सोचना कि मैम तो हिस्ट्री का बोल रही है या वो है, क्योंकि कनेक्टेड है ना। आप एक चीज़ को समझाने के लिए एक चीज़ को छोड़ ही नहीं सकते हो ना, दूसरी चीज़ को आपको उसको साथ लेना ही पड़ेगा, वरना वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो ही नहीं पाएगी। बैक टू द पॉइंट आओ, मैं क्या कह रही थी, जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, आपको पता है हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे प्रायोरिटी क्या दी थी। हिस्ट्री में भी आप लोगों ने 9th में फाउंडेशंस में भी पढ़ा होगा कि हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी कि सबसे पहले लोगों को खाना पहुँचाओ, सबसे पहले लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करो। अब जब बेसिक नीड्स फुलफिल करने की बारी आई तो हम लोगों ने प्लानिंग, है ना, याद है, प्लानिंग कमीशन सेटअप किया था, जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी के बेस पर क्या बनाता था? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बनाता था। ठीक है, पता ही होगा आपको, वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना प्लानिंग कमीशन कौन से ईयर में सेटअप हुआ था। ठीक है, तो हुआ क्या, हमारे यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस आया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करने लग गई। इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, लोगों का फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा होगा, तो आप सोचिएगा कि कहीं ना कहीं फिर क्या होगा, डेवलपमेंट भी होगा, तो कहीं ना कहीं फिर जो है चीजें अच्छी होंगी, तो पॉपुलेशन कहीं ना कहीं वो इंक्रीज ही करेगी। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, ग्रीन रेवोल्यूशन भी तो इसी टाइम पर आई थी ना, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो लोगों का लिविंग जो स्टैंडर्ड था वो भी हाई हो रहा था। ठीक है, तो लोगों की लिविंग कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई थी, ये लिखा ही हुआ है। देयर वाज अ हाई नेचुरल इंक्रीज एंड हायर ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा था, 2.2%, बहुत ज़्यादा है। जबकि अभी आप लोगों को शायद मैं पीछे बताना है, भूली तो नहीं, बट आई गेस आया भी था। हाँ, अभी एट प्रेजेंट हमारे इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट कितना है? 1.64% है, जबकि उस टाइम पे कितना था? 2.2%। तो आप सोच सकते हैं ना कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, है ना? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यस, इसके अलावा देखो, ये तो है नेचुरल फैक्टर्स। अभी तक हम बर्थ रेट डेथ रेट की बात कर रहे हैं, ये क्या है? नेचुरल फैक्टर्स। इसके अलावा एक इंड्यूस्ड फैक्टर, कौन सा? माइग्रेशन भी तो काम किया था। कैसे? देखो, उस टाइम पर हमारे इंडिया में माइग्रेशन बहुत हुआ था, बहुत सारे लोग आए थे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बांग्लादेशी की। अब देखो, फिर से हिस्ट्री आ गई है। आप मुझे ये बताओ, इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने में हेल्प करी थी? बांग्लादेश वॉर हुआ था, कौन से साल में हुआ था? 1971 में।
तो बांग्लादेश वॉर हुआ था, कब हुआ था? 1971 में, जब हमारे इंडिया में यहाँ पे इमरजेंसी भी लगी थी, याद होगा ना आप सभी को, क्लियर। उसके बाद आपका तिब्बतियंस, हाँ तिब्बतियंस, दलाई लामा, याद आया? तिब्बत से भागकर जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर अटैक किया था, दलाई लामा हमारे इंडिया में आए थे। कब आए थे दलाई लामा? 1959 में दलाई लामा हमारे इंडिया में आए थे। दलाई लामा, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है, इरेज कर देते हैं। दलाई लामा, हाँ जी, दलाई लामा केम टू इंडिया, ठीक है। कब आए थे? 1959 में आए थे, ठीक है। 1959 में दलाई लामा हमारे इंडिया में आए थे, ठीक है। इसके अलावा नेपालीज भी। देखो एक चीज़ क्या होती है ना, देखो साउथ उस टाइम पे जो इंडिया था ना अच्छा डेवलपमेंट कर रहा था, तो जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, यू नो लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, या फिर आपका मैं बात करूं आपका नेपाल है, ठीक है, भूटान है, बांग्लादेश है, तो उनको भी रहता है, लोग क्या करते हैं माइग्रेट करते हैं कि यार वहाँ पे बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पर सेफ्टी कंसर्न से भी लोग माइग्रेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस टाइम पर इन सभी वजहों से माइग्रेशन हुआ, और माइग्रेशन की वजह से जो है हमारे इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिली है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो काम करता ही है ना। कैसे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर काम करता है? देखो इससे पहले वाले फेज में थोड़ी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, लेकिन अब वो जो पॉपुलेशन के लोग इस टाइम पीरियड तक आएंगे, तो वो लोग तो अडल्ट हो चुके होंगे ना, अडल्ट हो चुके होंगे तो आगे मैरिज होगी तो आपको भी पता है फिर वो एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर काम करता है, तो वो पॉपुलेशन एकदम से बूम हो रही है, क्लियर। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितनी ग्रोथ रेट थी? 2.2%। एट प्रेजेंट कितनी है? 1.64, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज स्लोइंग डाउन ऑफ पॉपुलेशन रेट फेज। अब क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ तो अभी भी हो रही है, लेकिन वो जो स्पीड थी ना वो अब कम हो गई है। 2.2 नहीं है अब कितनी है? बताया था अभी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था। बताओ अभी कितनी है हमारे इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? 1.64। उस टाइम कितनी थी? 2.2। तो यानी ये जो रेट थी ये कम हो गई है, यहाँ पे यही कहना चाह रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। इन द पोस्ट 1981 टिल प्रेजेंट the growth rate of country's population though remained high has started slowing down। growth rate ऊपर ही है 1.64%, फिर भी एक अच्छा नंबर है, बट अगर कंपेयर करें पहले से 2.2 से, उससे कम है, ठीक है। अ डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट। अब क्या है, बर्थ रेट कम हो रही है। क्यों बर्थ रेट कम हो रही है? डाउनवर्ड का मतलब है कम हो रही है, मतलब हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था ना, ठीक है। अभी क्या है, ये भी नीचे आने लग गई है। क्यों नीचे आ रही है? क्योंकि देखो 81 से टिल प्रेजेंट, आप एक बात बताओ इस टाइम पे क्या है, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, लोग एजुकेशन ले रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स की अगर मैं बात करूं। ऑफ कोर्स आपको भी पता है कि लोग एजुकेटेड होते हैं तो वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा फैमिली मतलब छोटा परिवार सुखी परिवार वाला सीन है, ठीक है। तो वही है। अब आपने नोटिस भी किया होगा जो इस टाइम पे लोग पैदा हुए होंगे उनके फिर भी आपको मिल जाएंगे 4 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे, लेकिन अगर आपकी बात करूं तो अब देखो ना, पहले क्या कहते बच्चे 2 ही अच्छे, और अब तो 1 वाला ट्रेंड आने लग गया है। तो क्लियर, तो आप समझ ही पा रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ जो रेट है वो पहले से कम हो गई है, ठीक है। तो क्रूड बर्थ रेट डाउन आ गया है। अफेक्टेड बाय एन इंक्रीज इन द मीन एज ऑफ मैरिज। मीन एज ऑफ मैरिज होती है जो एक स्टैंडर्ड एज होती है वुमेन की शादी की, एक तो वो सेट हो गई है, ठीक है। इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, लोगों के अर्निंग सोर्स इंप्रूव हो गया, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, अपनी बच्चों को एजुकेशन देने भेज रहे हैं। तो आपको भी पता है कि एजुकेशन अगर आप देने भेज रहे हो तो फिर बच्चों की मेंटालिटी भी फिर उसी हिसाब से, क्योंकि बच्चे जब एजुकेशन लेते हैं तो वो जो हमारी कंट्री के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे वो अवेयर होते हैं, तो वो खुद अपने लेवल पर स्टेप्स उठाना स्टार्ट कर देते हैं। समझ आ रही है बात, ठीक है। स्पेशली एजुकेशन ऑफ फीमेल्स इन द कंट्री, तो एजुकेशन तो लेवल जो है फीमेल्स का तो इंक्रीज हुआ ही है, क्लियर। तो इन सारी वजहों से जो है, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे बताना भी एट प्रेजेंट इंडिया की लिटरेसी रेट क्या है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ये हाँ कुछ डेटा दे रखा है, जरा इसको कंपेयर कर लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। देखो ये है आपका 1921, ये आपका है फर्स्ट फेज, ये फिर 21 से 51, ये है आपका सेकेंड फेज, ठीक है। फिर 51 से 81, ये है आपका थर्ड फेज, और फिर 81 से टिल डेट लगा लो आप, ये है आपका फोर्थ फेज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो फर्स्ट फेज में अगर आप देखोगे तो ये क्या है, थोड़ा बहुत है ग्रोथ,
ये देखो ये माइनस में आ रहा है। मैंने आपको दिखाया था ना 19, 11 और 21 के बीच में हमारी जो वो थी वो माइनस में पहुंच गई थी। ये देखो ये रही माइनस। क्लियर? ऑल्दो ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया एकदम से क्या हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, एपिडेमिक्स आ गई थी आपकी, ठीक है। फिर देखो उसका सेकेंड फेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अब पॉपुलेशन बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है तो देखते हैं। ये देखो 11%, 14%, देन 13%, दिख रहा है आपको? क्लियर? उसके बाद जो है फिर पॉपुलेशन एकदम बूम हुई है। देखो ना 21, फिर 24, फिर 26, ठीक है। और अब फिर कम होने लगे है। 24 से फिर 23 हुई, फिर 21 हुई, फिर 17 हुई, 71 नहीं 17 हुई, 117, ठीक है। तो क्लियर? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, आप इसको एनालिसिस कर लेना, ये बहुत ईजी है, जितना मैंने आपको समझाया वैसा ही है। ये नीचे डिकेडल ग्रोथ रेट, जो 10 ईयर्स की ग्रोथ रेट होती है उसको निकालने का फॉर्मूला दे रखा है, एक बार पढ़ जाना, इंपॉर्टेंट है। P2 माइनस P1 अपॉन P1। P1 क्या है? पॉपुलेशन ऑफ द बेस ईयर, जो बेस ईयर होता है, ठीक है। और P2 क्या है? प्रेजेंट ईयर की पॉपुलेशन इनटू में 100, ठीक है। तो ये 2011 के अकॉर्डिंग दे रखा है, ये आप ध्यान रखना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मैप है, इसको हम ना नेक्स्ट इस स्लाइड के थ्रू समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम लोगों ने ये तो देख लिया पॉपुलेशन ग्रोथ है हमारे इंडिया में, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ भी क्या है ना, डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है। किसी एरिया में बहुत ज्यादा, किसी एरिया में बहुत कम। देखते हैं कैसे। देखो द स्टेट्स लाइक केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुदुचेरी एंड गोवा शो अ लो रेट ऑफ ग्रोथ। मतलब यहाँ पे ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं है, ठीक है। नॉट एक्सीडिंग 20% ओवर द डिकेड, मतलब पिछले 10 सालों में 20% से भी ज्यादा नहीं हुई है। तो अगर आप एवरेज निकालोगे पिछले 10 सालों का 20%, तो एक साल का आप निकाल सकते हो कितना आएगा, है ना। क्लियर? केरला रजिस्टर्ड द लोएस्ट ग्रोथ रेट 9.4। 9.4 का मतलब समझ रहे हो कि एक साल में 1% भी ग्रोथ रेट नहीं है, 0 कुछ परसेंट आएगा, ठीक है। नॉट ओनली इन दिस ग्रुप ऑफ स्टेट बट ऑल्सो इन द कंट्री एज अ होल। पूरे कंट्री में केरला की सबसे कम ग्रोथ रेट रही है। मतलब ग्रोथ रेट का मतलब समझ रहे हो कि वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं बढ़ी है। क्यों नहीं बढ़ी है? दिमाग लगाओ, क्यों नहीं बढ़ी है? इसीलिए नहीं बढ़ी है, लिटरेसी रेट अच्छी है, लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, समझदार है कि भाई हाँ बच्चे ज्यादा नहीं अच्छे। क्लियर? बच्चे ज्यादा नहीं अच्छे मतलब जनसंख्या ज्यादा नहीं अच्छी है। क्लियर? फिर क्या कर गए हैं, साथ ही साथ वो बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए माइग्रेट भी कर गए हैं। क्लियर? जैसे कई बार लोग माइग्रेट कर जाते हैं। क्लियर? ये सारी चीजें हैं। और इसी को थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। तो ये देखो, ये यहाँ पर आपको दे रखा है, एक सेकेंड रुकिए, हाँ आप देखिएगा, देखो लेस देन 10, ये आपको ये दे रखा है, लेस देन 10 आपका ये रहा केरला वाला पार्ट। क्लियर? उसके बाद अबव 25 आपका ये रहा अरुणाचल प्रदेश। और अगर आप वैसे देखोगे, आपको याद है पॉपुलेशन डेंसिटी में हम लोगों ने पढ़ा था अरुणाचल की जो है सबसे कम थी पॉपुलेशन डेंसिटी में पॉपुलेशन कम वाइज अरुणाचल कम है, लीस्ट है। लेकिन अगर हम देखें ग्रोथ रेट में तो अबाउट 25 जा रहा है। क्यों? रीजन क्या है? क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि अब गवर्नमेंट प्रमोट करती है यहाँ पे लोगों को रहने के लिए, ये रीजन है। फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, लोगों को काफी स्कीम्स वगैरह भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसके अलावा 22 एंड 25 देखेंगे तो आपका ये वाला सारा एरिया देख पा रहे हैं आप। फिर 15 टू आप वो देख सकते हैं 20 एंड देन 10 टू 15। क्लियर? उसके बाद वही कह रहा है वो स्टेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ सेंट्रल पार्ट्स, यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो 20 से 25% रही है। यही तो मैंने आपको बताया है, ये वाला एरिया आपका सारा, ये सारा क्या जो है वो 20 टू 25 रही है। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये रीजनल वेरिएशंस आपने देख लिए हैं, थोड़ा बहुत डेटा आप याद कर लेना, ठीक है, ज़्यादा नहीं याद करना। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन, जो हमने ग्रोथ रेट पढ़ी है उसका कंपैरिजन कि कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, क्या रीजंस। तो देखो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इट्स एडोलेसेंट्स। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो सबसे मेजर एक एस्पेक्ट है वो क्या है? एडोलेसेंट। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे एडोलेसेंट मतलब 10 to 19 ईयर्स, वो कितनी है? 20.9% है। यानी 100 में से मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो 20.9% जो है वो पॉपुलेशन किस एज ग्रुप की है? 10 to 19 की है। उसमें मेल की भी अगर मैं बात करूं 20.9% का, तो मेल का 52.7 है और फीमेल का कितना है? 47.3 है।
ठीक है। और आपको भी पता है ये जो एज होती है, आपके मम्मी पापा भी बोलते होंगे, हम सबको पता है ये वो एज है जिसमें बच्चा चाहे तो अपने आप को बिल्कुल डेवलप कर जाता है, या फिर आपको पता है एकदम से वो, कई बार आपको भी पता है कि हमारी कंपनी ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से आप समझ ही पा रहे होंगे कि वो गलत चीज़ों में फंस जाता है, रॉन्ग डीड्स में फंस जाता है। तो ये वो एक ऐसा एज ग्रुप है कि अगर कंट्री का डेवलपमेंट करना है, अगर इस एज ग्रुप पे काम कर लिया ना, तो उस कंट्री का पिछले नेक्स्ट 5 ईयर या 10 ईयर्स में अगर आप देखोगे ना, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है अगर आपने इस एज ग्रुप को, अगर किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ने इस एज ग्रुप पे काम किया। तो यही वो कह रहा है कि कह रहा है द एडोलेसेंट पॉपुलेशन रिगार्डेड एज द यूथफुल पॉपुलेशन, यूथफुल पॉपुलेशन है आपकी, ठीक है, बट एट द सेम टाइम दे आर क्वाइट वल्नरेबल, वल्नरेबल भी है। क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि रॉन्ग डीड्स में फंस जाता है, गलत कंपनी, ठीक है। उसके बाद कई बार क्या होता है, लोअर एज एट मैरिज, इलिटरेसी, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं डॉल, इस एज ग्रुप के लोग बच्चों में चैलेंजेस भी बहुत हैं, स्पेशली फीमेल्स की अगर मैं बात करूं, छोटी सी एज में क्या कर दी जाती हैं, शादियां कर दी जाती हैं। इलिटरेसी, पर्टिकुलरली फीमेल इलिटरेसी है, आपको पता ही है। फिर स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, बच्चे जाते नहीं है स्कूल, स्पेशली एरिया टू एरिया वेरी करता है। जैसे रूरल एरियाज में आपने देखा होगा ये ड्रॉप आउट ज़्यादा होते हैं, या अर्बन एरियाज में ड्रॉप आउट्स आपको कम मिलेंगे देखने को। क्यों? क्योंकि थोड़े से पेरेंट्स मैच्योर होते हैं, समझदार भी होते हैं, ठीक है। अर्बन रूरल एरियाज में भी होते हैं, बट बच्चों की कंपनी भी बहुत इम्पैक्ट करती है, नो डाउट, ठीक है। लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इस एज का बच्चा सबसे ज़्यादा जंक फूड इनटेक करता है, नखरे ही सबसे ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स कहाँ आएंगे अगर आप जंक फूड खाओगे तो। क्लियर? हायर रेट ऑफ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें तो फिर भी आसान आप पढ़ के समझ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी ऑफ एडोलेसेंट मदर्स, मतलब क्या है कि इस टाइम पर देखो, अब ये अभी हमने पढ़ा था, लोअर एज एट मैरिज, जल्दी एज में शादी होगी तो आगे जल्दी एज में उनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर काम करेगा, मतलब कि आगे वो लोग जल्दी कंसीव करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो इतना बॉडी वाइज फिट तो होती नहीं है गर्ल्स, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसी टाइम पर जो है आपको इस एज ग्रुप की मदर्स की मैटरनल मोर्टालिटी रेट ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू दिस रीज़न ओनली, कि वो इतनी ज़्यादा हेल्दी या फिट नहीं होती हैं, और कम एज में शादी हो जाने के बाद जो है आगे फैमिली इंक्रीज होने के चक्कर में जो है उनकी जल्दी डेथ हो जाती है। हाई रेट ऑफ HIV एड्स इन्फेक्शन, ये गलत आपकी कंपनी के नतीजे हैं सारे। मेंटल डिसेबिलिटी हो गया, ड्रग एब्यूज़ हो गया, अल्कोहल लेने लगते हैं। तो ये वो एज ग्रुप का चैलेंजेस हैं जिसके ऊपर हमें आपको सबको मिलके काम करना चाहिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है, जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अल्कोहलिज्म, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी वही होती है कि जिस एज ग्रुप का भी बच्चा मतलब क्राइम ग्रुप में नहीं आता लेकिन फिर भी वो क्राइम कर जाता है, ठीक है। क्लियर? एंड कमिटमेंट्स ऑफ क्राइम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हमारी गवर्नमेंट ने जो है एडोलेसेंट्स को चैनलाइज करने के लिए, चैनलाइज मतलब उनको गाइडेंस देने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं। जैसे उन्होंने जो है बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं ताकि उनको एक तो एजुकेशन अच्छी मिले, स्पेशली एडोलेसेंट्स ग्रुप्स की, ताकि उनका जो टैलेंट है, जो उनकी स्किल्स है, वो चैनलाइज हो सके, प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके। और इसी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका नेशनल यूथ पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना। होता क्या ना, पिछले पैराग्राफ से लेकर यहाँ तक दे देगा आपके पेपर में। वैसे ना जब मेरा ये एक और लेक्चर है और फिर ये चैप्टर खत्म है, तो जब मैं वो लेक्चर कराऊंगी ना तो आपसे बताऊंगी कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, और फिर आपसे पूछेगा कि गवर्नमेंट ने इसको मतलब एडोलेसेंट्स की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, उनके टैलेंट को चैनलाइज करने के लिए क्या स्टेप उठाए हैं। अब वो इस आंसर जो इस पैसेज में तो नहीं मिलेगा क्योंकि पैसेज तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर आपने चैप्टर थॉरोली रीड कर रखा होगा तो तुम्हें तो पता ही होगा कि यार चैप्टर में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने जो है एडोलेसेंट्स की एनर्जी को, टैलेंट को चैनलाइज करने के लिए नेशनल यूथ पॉलिसी ऑर्गेनाइज करी है। क्लियर? तो वहाँ से ऐसे चीज़ें आपसे पूछेगा, और ये मैं आपको एक्चुअली एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जो इस साल जो बच्चों ने CUT दिया, खुद मुझे कॉल्स कर करके बताया कि मैम क्वेश्चन बहुत आसान थे, लेकिन कर हम तभी पा रहे थे जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हो, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पैसेज में से नहीं थे, फिर क्वेश्चन वो उसमें से घुमा के पूछ रहा था, चैप्टर में से, या चैप्टर में जो छोटे छोटे बॉक्सेस में होते हैं उनमें से। क्लियर? तो नेशनल यूथ पॉलिसी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो इसीलिए डिज़ाइन करी है टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आर लार्ज यूथ, वही 10 to 19 ईयर्स। अब है क्या इस पॉलिसी में, ज़रा पढ़ लेते हैं। NYP 2014 लॉन्च हुई थी फरवरी 2014 में, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट।
पर्पस क्या है इस पॉलिसी का? टू प्रपोज अ होलिस्टिक विजन, ओवरऑल विजन ऑफ द यूथ इंडिया विच इज टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री के यूथ को एम्पावर करना है। एम्पावर करने का मतलब क्या है कि उनको हमें कैपेबल बनाना है कि वो अपने फुल पोटेंशियल, फुल जो भी उनके अंदर कैपेबिलिटी है उसको वो अचीव कर पाए, यानी वो अपने टैलेंट को समझ पाए और वो अपने टैलेंट के बिहाफ पे फिर वो आगे अपनी जो भी स्ट्रीम्स हैं या फिर जो भी आगे वो काम करना चाहते हैं उस बिहाफ पे वो कर पाए, ठीक है। एंड थ्रू देम एनेबल इंडिया टू फाइंड अ राइटफुल प्लेस इन द कम्युनिटी पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर्स। ये आपका सबसे मेजर है एज ग्रुप कि गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में 15 to 19 एज ग्रुप के बच्चों के लिए काम किया है। क्यों काम किया है? क्योंकि यही तो टाइम होता है ना आपका करियर बनाने का। आपको पता ही है 15 से 25 इज द एज ग्रुप जहाँ पे आप अपना करियर अच्छे से बना जाते हो, तो मैक्सिमम इज टेकन एट 29। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट। ये तो आपको पता ही होगा, स्किल सेंटर्स जगह जगह पर खोले गए हैं कि अगर किसी बच्चे को कुछ भी सीखना है, जैसे कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर्स के अलावा भी अगर कुछ और सीखना है तो इस तरीके के अलग अलग स्किल जो हैं वो सेंटर्स खोले गए हैं। वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के यूथ जो है वो बहुत कम फीस पर जो है कुछ ना कुछ सीख सकता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप इन 2015 टू प्रोवाइड an umbrella framework to all skilling activities being carried out within the country and to align these two common standards and link स्किलिंग डिमांड सेंटर्स। वही जो सेंटर्स खोले हैं मैंने आपको बताया है, ठीक है, क्लियर। तो यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ये स्किल डेवलपमेंट भी प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2015 में और एंटरप्रेन्योरशिप भी स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड आवर चैप्टर इज स्टिल हियर ओवर। तो मेरे को पहले तो आज जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनके आंसर्स आप मुझे ज़रूर बताना, प्लस आज के टॉपिक से कोई डाउट हो तो वो डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लस अगर आपको और भी कोई सजेशन देना हो कि नहीं मैम ऐसे नहीं ऐसे कराओ, ठीक है, तो वो भी आप मुझे सजेशन देना सो दैट कि आप, क्योंकि देखो पढ़ना आप लोगों ने है, पढ़ाना हमने, लेकिन हम चाहते हैं तरीका आपका हो। तो आई स्पेशली आई ऑल्सो वांट कि आप जैसा चाहते हैं हम वैसा आपको पढ़ाएं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैम इस तरीके से नहीं ऐसे पढ़ाओ या ये तरीका बेस्ट है, तो जो भी आपको सजेशन लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर देना। प्लस जितना चैप्टर मैंने कराया है इसको एनसीईआरटी से ज़रूर मतलब एक बार रीड कर लेना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको भी पता है यार हम कितना भी करा लें एट द एंड पेपर में आपने ही बैठना है, तो आपको एनसीईआरटी को अच्छे से ही पढ़ के जाना है। हाँ, इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि मैम क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि मैं आपको खुद बता रही हूँ इस बार जो सीयूईटी बच्चों ने दिया है यही बताया है स्टूडेंट्स ने कि स्पेशली डोमेन की अगर मैं बात करूँ कि बिल्कुल एनसीईआरटी से था। अगर आपने एनसीईआरटी थॉरोली रीड कर लिया तो बिल्कुल भी नहीं है, आप इजीली कर पाओगे। बहुत अच्छा परसेंटाइल आया है बच्चों को, आराम से बच्चों के एडमिशन्स हुए हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।